क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी एंड सी जो है वो कंप्लीट हो गया था। अब ये इसका डी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है ये। तो डी पार्ट क्या है भाई? द रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन 3 सक्सेसिव ईयर्स इन अ कंट्री वाज 13%, 17%, 21%। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर ईयर। अब ये जो रेट दिए हुए हमें इन्फ्लेक्शन के, इसका हमें एवरेज निकालना है। मतलब फॉर एग्जांपल ये एक्स हमारा जो हुआ वो मतलब ये एक्स हुआ, ठीक है। जो जिस चीज़ का हमें जो एवरेज निकालना होता है वो हमारा एक्स कहलाता है, ठीक है। तो हमें जो है ये जो रेट दिए हुए इन्फ्लेक्शन के, इसका हमें एवरेज निकालने के लिए कहा है, तो ये एक्स हुआ। तो हमने लिख दिया भाई एक्स एक 13 है, एक 17 है, एक 21 है। कैलकुलेट एवरेज, इस तरीके से ब्रैकेट में मीन भी लिख सकते हैं। तो मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइड बाय एन। अनग्रुप डेटा है तो अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा। मीन इज इक्वल टू एक्स हमारे पास क्या थे, 13 थे, 17 थे, 21 थे, उनको हमने प्लस करा, डिवाइड कर दिया इनकी क्वांटिटी से। मीन इज इक्वल टू ये 51 हुआ। क्वांटिटी इनकी 3 थी, हमने 3 से डिवाइड कर दिया। जब हमने 51 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 17%। अच्छा, ये जो रेट दिए हुए थे वो हमें परसेंटेज में दिए हुए थे, तो इन्हीं चीज़ों का हमने एवरेज निकाला है ना, तो वो भी परसेंटेज में आएगा। तो हमारा जो मीन आया वो आया 17%, ठीक है। अब इसका जो ई पार्ट था वो था, इसका ई पार्ट था कि कंप्यूट मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ न्यू कार्स सोल्ड, टेक गिवन बिलो। तो नंबर ऑफ कार्स सोल्ड दिए हुए हैं और नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं। अब देखने से ये डेटा ना अनग्रुप लग रहा है ना ग्रुप लग रहा है, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ कार्स सोल्ड है ये हमारा मिड पॉइंट कहलाता है, और जो नंबर ऑफ डेज हैं वो हमारा जो है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। मतलब जो ऊपर वाली वैल्यूज होती हैं वो हमारी मिड पॉइंट है, मतलब वो एक्स है, और जो नीचे वाली वैल्यूज है वो एफ मतलब फ्रीक्वेंसी है। कभी कभार इस तरीके के नाम से नहीं आएगा, अलग नाम से आ जाएगा। तो हमें ऊपर वाली वैल्यूज को एक्स कंसिडर करना है और नीचे वाली वैल्यूज को हमें एफ कंसिडर करना है, ठीक है। तो इसमें हमें मीन, मोड एंड मीडियन कैलकुलेट करना होगा। तो जब ना हमारे पास ग्रुप डेटा हो और ना हमारे पास जो है वो अनग्रुप डेटा हो और हमें सिर्फ मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी दी जाए, तो हम मीन, मीडियन एंड मोड को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मीन कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा एक्स है, हमने इस तरीके से कॉपी कर लिया। ये हमारी फ्रीक्वेंसी, हमने इस तरीके से कॉपी कर लिया। फ्रीक्वेंसी का टोटल लिया तो हमारे पास 90 आया। अब हम एफ एक्स निकाल लेंगे इससे, ठीक है। सिर्फ मीन की मैं डेटा प्रिपरेशन बता रही हूँ कि मीन के लिए किस तरीके का डेटा प्रिपेयर होगा। तो हमने एक्स कॉपी करा, हमने ये एफ कॉपी करा और हमने एफ एक्स कैलकुलेट करा। एफ को एक्स से 1/1 हम मल्टीप्लाई करते रहे। जब हमने मल्टीप्लाई करा तो इसका आंसर आया 180, ठीक है। ये हमारा एफ एक्स आ गया। तो मीन का जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा वो बिल्कुल ग्रुप डेटा की तरह अप्लाई होगा। तो मीडियन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। तो जब हमने समेशन एफ एक्स लिखा हमारा 180 था और समेशन एफ हमारे पास 90 था। जब हमने इसको डिवाइड करा तो 91 से 90, 92 सा जो है वो हमारा आया 180। तो हमारा इसका आंसर हुआ 20, ठीक है। तो मीन का जो आंसर हुआ वो 20 हुआ। और अगर इस तरीके का डेटा दिया हुआ हो तो हम मीन का जो फॉर्मूला है वो ग्रुप डेटा वाला अप्लाई करेंगे। अब मीडियन किस तरीके से कैलकुलेट होगा? मीडियन के लिए हमने क्या डेटा बनाया, हमें एक्स दिया गया था, ये जो एक्स है, हमें एफ दिया गया था, ये रहा एफ है। बस हमने इससे क्या निकालना है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, फिर 1/1 हम इसमें ऐड करते रहेंगे। जैसे 3 हमने लिखी, अब 3 में हमने 19 प्लस कर दिया, फिर 22 आ गया, 22 में 48 प्लस कर दिया, फिर 70 आ गया, 70 में 15 प्लस कर दिया तो 85 आ गया। 85 में जब 5 प्लस कर तो 90 आ गया। और इसका आंसर और ये टोटल फ्रीक्वेंसी का आंसर बिल्कुल सेम हो गया। अब हम मीडियन का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? हम मीडियन का फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो यहाँ करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू समेशन एफ प्लस 1 डिवाइड बाय 2, और ये वैल्यू पता लगेगी हमें। तो मीडियन इज इक्वल टू समेशन एफ हमारा 90 था प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये टी एच वैल्यू लिख दी। 90 प्लस 1 91 डिवाइड बाय 2 टी एच वैल्यू। 91 में 2 को हमने डिवाइड करा तो 45.5 वैल्यू आई, 40.5 वैल्यू आई। तो इस वैल्यू को हम कहाँ देखेंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो 40.5 वैल्यू जो आ रही है वो 3 में तो नहीं आ रही, 22 में भी नहीं आ रही, 70 में आ रही है, ठीक है। तो ये हमारी जो है, तो यहाँ से हमने मीडियन क्लास नहीं लिखनी, हमने बस ये लिख दिया कि 40.5 वैल्यू जो है वो इस वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रही है। तो इसका जो x होगा वो हमारा मीडियन कहलाएगा, सही है। यहाँ पे हमने देखा 45.5 वैल्यू हमारी आ रही थी इसमें, इधर हमने लिख दिया, इसका जो x हुआ वो हमारा मीडियन कहलाएगा, ठीक है। ये मीडियन हो गया। मोड यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेट होगा भाई? अब जिस x के पास जो है, फॉर एग्जाम्पल कि ये इस तरीके का डेटा है भाई, यहाँ हमने इस देखा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है।
तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो 48 है, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 48 है, उसका जो x है वो 2 है। यहाँ पे हमने क्या करा था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसमें आ रही होगी उसका जो x होगा वो हमारा मीडियन कहलाएगा। और मोड में क्या है कि जिस x के पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा जो है वो मोड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ डेज में जो फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 48 है, तो उसके साथ जो हमारा x है वो क्या है 2, तो ये 2 हमारा मोड कहलाएगा। तो हमने लिखा कि ना सिंस नंबर ऑफ कार सोल्ड 2 हैज अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मतलब जो नंबर ऑफ कार सोल्ड 2 है उसके पास जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, देयरफॉर मॉडल साइज इज 2, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के पास मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे उसके साथ जो x होगा वो हमारा मॉडल कहलाएगा। इस तरीके की वर्डिंग लिख देनी है कि सिंस नंबर ऑफ कार सोल्ड 2 हैज अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो नंबर ऑफ कार सोल्ड 2 है उसके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, देयरफॉर मॉडल साइज इज 2। जब हमें ना ग्रुप डेटा दिया हुआ हो ना अनग्रुप डेटा दिया हुआ हो, हमें सिर्फ मिड पॉइंट और हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, मतलब सिर्फ x और f दिया हो, तो हम इस तरीके से मीन मीडियन एंड मोड को कैलकुलेट करेंगे। ग्रुप डेटा से मीन मीडियन मोड किस तरीके से कैलकुलेट होगा मैंने ये भी बता दिया, और अनग्रुप डेटा से किस तरीके से होगा वो भी बता दिया। और इस तरीके का डेटा अगर दिया हुआ सिर्फ हमें मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी दी जाए तो हमें मिड मीन मीडियन एंड मोड किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी क्वेश्चन नंबर 3A स्टार्ट हो गया, 1 और 2 कंप्लीट हो गया, अब ये 3A है। कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन फॉर डेटा गिवन बिलो, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, मतलब ज्योमेट्रिक मीन जब आप इस डेटा से कैलकुलेट करेंगे तो वो हार्मोनिक मीन से ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए, ठीक है। हार्मोनिक मीन जो है वो कोई छोटा नंबर आना चाहिए और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो बड़ा नंबर आना चाहिए। तो हमें डेटा इस तरीके से दी हुई है, हमें हाइट दी हुई है, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और हमें क्लास इंटरवल दी हुई है फ्रीक्वेंसी, तो हमने क्लास इंटरवल को कॉपी कर लिया, फ्रीक्वेंसी को हमने कॉपी कर लिया और हमने इसका टोटल भी लिख दिया, ठीक है। ये 120 है, ये है 120। मिड पॉइंट मैं बता चुकी हूँ किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, लॉग एक्स भी मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, एफ लॉग एक्स भी मैंने आपको बता दिया प्रीवियस क्वेश्चन में, और एफ एक्स भी मैंने बता दिया था, ठीक है। इन दोनों का आपने समीशन लेना है, मतलब टोटल कर देना है, और फ्रीक्वेंसी का भी आपने टोटल कर देना है। ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, और नंबर्स भी मैंने बता दिया कि पॉइंट के बाद जो 4 नंबर आप लाजमी कंसिडर करिएगा पूरी कैलकुलेशन में। बस फाइनल आंसर आ रहा हो तो वहाँ आप लोग अपनी मर्जी कर लिएगा, 2 3 4 अपनी मर्जी से ले लेगा, लेकिन पूरी कैलकुलेशन में अपनी मर्जी नहीं कर सकते, 4 नंबर आपने लाजमी जो है वो कंसिडर करना है। फिर अगर देखा जाए तो इसका आंसर जो है वो 29,539 रुपीज़ पॉइंट 28 आ रहा है, और हार्मोनिक मीन का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ 1000, ठीक है। इसका जो आंसर आ रहा है वो शायद 1078.22, मतलब अगर देखा जाए तो कम है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन का आंसर जो है वो ज़्यादा है और हार्मोनिक मीन का आंसर जो है वो कम है, तो ये प्रूफ हो गया कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो ग्रेटर देन है हार्मोनिक मीन से, ठीक है, क्योंकि इसका जो है तकरीबन 29,000 कुछ आ रहा है इसका आंसर, इसका 17,000 कुछ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन जो है वो ज़्यादा है, हार्मोनिक मीन जो है कम है, तो ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, और ये प्रूफ कर देना। अच्छा, इस तरीके की जब बात आ जाए ना, मतलब जैसे सवाल में आ जाए, तो ये एक तरीके से चैलेंज होता है और ये आपको करना है लाजमी, ठीक है। अगर उन्होंने इस सवाल में कह दिया है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो ज़्यादा है तो इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन ज़्यादा ही है, ठीक है। आप ये नहीं, मतलब ये आपको एंड में इस तरीके से भी करना होगा, ये दिखाना होगा, मतलब प्रूफ करके दिखाना होगा कि भाई ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, इस तरीके से लिख देगा हैंस प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3A ये हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3B क्या था भाई हमारा, फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सिमम लोड इन टोन्स, मैक्सिमम लोड टोन्स दिखाया हुआ है, नंबर ऑफ केबल्स बताई हुई है, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन जो फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ है, और इन्होंने कहा हुआ है ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, यहाँ भी वही बात की हुई है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हार्मोनिक मीन से जो है वो ज़्यादा ही है। बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि हमें क्लास इंटरवल नहीं, क्लास बाउंड्रीज दी गई है। अगर फर्स्ट क्लास 40 पे एंड हो रही है तो सेकंड क्लास जो है वो 40 से स्टार्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी जो है वो क्लास बाउंड्री से, ठीक है।
तो इस तरीके से क्लास बाउंड्रीज लिख के हमने कॉपी कर लिया, ये फ्रीक्वेंसी लिख के कॉपी कर लिया। मिड पॉइंट एज इट इज वैसे ही निकला, क्लास इंटरवल हो या क्लास बाउंड्री, सो मिड पॉइंट में कोई चेंजेस नहीं है कि आपने दोनों नंबर को आपस में प्लस कर देना है, डिवाइड कर देना है 2 से, तो मिड पॉइंट आ जाएगा। लॉग एक्स इजी मैंने आपको लोगों को बता दिया किस तरीके से, एफ लॉग एक्स भी बता चुकी हूँ, एफ को एक्स से डिवाइड किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इन दोनों के आप समीशन ले लेंगे, इनको टोटल कर देंगे और समीशन एफ का टोटल ले लेंगे। ज्योमेट्रिक मीन भी बता चुकी हूँ किस तरीके से निकलेगा, हार्मोनिक मीन भी मैं बता चुकी हूँ किस तरीके से निकलेगा। बस इनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आए। तो इसका जो आंसर है वो 57.06, ठीक है, और इसका अगर आंसर आए तो 53, तो साफ दिखाई दे रहा है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो ज्यादा है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन 57 कुछ आया है और हार्मोनिक मीन जो है वो 53 कुछ आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन एंड देन प्रूफ, ठीक है। और 3 जो सी था, सी पार्ट है, इसका क्या है भाई, फ्रॉम गिवन डेटा 80, 70, 90, 86, 74, 60 वेरीफाई दैट हार्मोनिक मीन लेस देन ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। हार्मोनिक मीन जो लेस देन ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ पे क्या एक मतलब यहाँ पर क्या एक अलग बात है कि ये अनग्रुप डेटा दिया हुआ है, तो अनग्रुप डेटा के थ्रू ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन जो वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो मैंने बताया था ये जो नंबर्स दिए होंगे इनको x कंसिडर करते हैं, तो हमने इसको x की तरह यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। इस तरीके से log x निकालेंगे, आपने x का log निकाला, फिर इसका log निकाला, इसका log निकाला, इसका log निकाला, इसका log निकाला और इसका log निकाला। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, अगर log निकालना आप लोगों को नहीं आ रहा होगा, सही है, तो आप लोग ग्रुप पे मुझसे शेयर कर लेगा, मैं आप लोगों को वहां बता दूंगी, ठीक है, कि जो है वो डायरेक्ट जो है कैलकुलेटर से लॉग वगैरह या एंटी लॉग जो है वो किस तरीके से निकलेगा। वैसे मैंने आप लोगों को अभी बता दिया है, ऐसे ही वर्बली मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं वहां पे भी बता दूंगी। तो लॉग एक्स आपने निकाल लिया, ठीक है, और इसका समीशन ले लिया आपने, ठीक है, और यहाँ पे 1 को x से डिवाइड भी करना है, ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के लिए डेटा की प्रिपरेशन में बता रही हूँ। तो 1 को x से डिवाइड करेंगे, मतलब 1 लिखेंगे आपने 80 से डिवाइड कर देना है, फिर 1 लिखेंगे 70 से डिवाइड कर देना है, फिर 1 लिखेंगे 90 से डिवाइड कर देना है, 1 लिखेंगे 86 से डिवाइड कर देना है, 1 लिखेंगे 74 से डिवाइड कर देना है, और 1 लिखेंगे 60 से डिवाइड कर देना है, इसका भी समीशन ले लेना है, ठीक है। अब हमने क्या करा, सबसे पहले हमने हार्मोनिक मीन का था तो हमने हार्मोनिक मीन की कैलकुलेशन करी। तो अनग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग जो है वो हार्मोनिक मीन का क्या फॉर्मूला है, h इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय समीशन 1x। एन का मतलब ये जो x है इनकी क्वांटिटी क्या है, इनकी क्वांटिटी थी 6, 1 2 3 4 5 6, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। समीशन 1x मतलब जो 1 को x से हमने डिवाइड करा था, इसका टोटल क्या था 0.0795, तो हमने ये लिख दिया, इसको इससे डिवाइड कर तो हमारा आंसर है 75.47। अब हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का अनग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला है, g इज इक्वल टू एंटी लॉग समीशन लॉग x डिवाइड बाय n। तो g इज इक्वल टू एंटी लॉग तो ऐसे आएगा समीशन लॉग x, मतलब x का जो हमने लॉग निकाला था उसका जो समीशन आया था वो था 11.2839, ठीक है, हमने वो लिख दिया, और x की जो क्वांटिटी थी वो थी 6, हमने 6 लिख दिया। g इज इक्वल टू एंटी लॉग ऐसे आ गया, इसको इससे हमने डिवाइड करा तो हमारा आंसर है 1.8806। g इज इक्वल टू इसका हमने एंटी लॉग लिया तो हमारे पास आंसर 75.96। तो अगर देखा जाए तो हार्मोनिक मीन का आंसर 75 ही है लेकिन 0.47 है, ठीक है, और जो ज्योमेट्रिक मीन का आंसर है वो 75.96, मतलब पॉइंट का फर्क है, मतलब पॉइंट से ही जो है ना वो ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ पे भी 75 ही आ रहा है और ये भी 75 ही है, लेकिन बस क्या पॉइंट में फर्क आ रहा है इनमें कि पॉइंट में जो है वो ज्योमेट्रिक मीन ज्यादा है और हार्मोनिक मीन जो है वो कम है। तो ये प्रूफ हो गया कि हेंस हार्मोनिक मीन जो है वो लेस देन ज्योमेट्रिक मीन प्रूफ, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है कि हार्मोनिक मीन लेस देन ज्योमेट्रिक मीन। और ये इसका डी पार्ट। अच्छा ये सी का और है, मतलब सी जो था वो ये था और सी का एक और करके हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ था, वो ये था कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इफ एग्जिस्ट 6 10 -5 14 5। अच्छा ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन के लिए ये एक जो है वो एक शर्त होती है कि इसका जो डेटा हो वो हमें 0 या हमें नेगेटिव वैल्यू में ना दिया जाए, ठीक है। अगर 0 दिया हुआ है या हमें नेगेटिव वैल्यू गिवन है तो ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन जो है वो पॉसिबल नहीं होता कैलकुलेट करना। कहीं भी आपको ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए और आपको 0 दे दिया जाए या नेगेटिव वैल्यू दे दी जाए क्वेश्चन में, तो आप साफ लिख दोगे कि भाई ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन इज नॉट पॉसिबल।
जैसे कि यहाँ पे 0 तो नहीं है लेकिन नेगेटिव वैल्यू दी हुई है, तो मैंने लिख दिया ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आर नॉट पॉसिबल ड्यू टू नेगेटिव वैल्यूज, क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यू दी हुई है इसलिए ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन पॉसिबल नहीं है। अब इसका डी पार्ट क्या है, फाइंड अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ द डेटा 349 -5 7 -2 इफ कैलकुलेशन इज पॉसिबल गिव्स रिलेशन एंड इफ नॉट कैलकुलेट गिव रीजन। वो कह रहे हैं अगर कैलकुलेशन पॉसिबल है तो आप उनका रिलेशन बता दें। रिलेशन मतलब लेस देन या मोर देन में आप उनको आइडेंटिफाई कर दें कि कौन अरिथमेटिक मीन ज्यादा है या हार्मोनिक मीन ज्यादा है, इसकी आइडेंटिफिकेशन कर दें। अगर कैलकुलेशन जो है पॉसिबल नहीं है तो आप रीजन बता दें कि क्यों भाई पॉसिबल नहीं है। तो मीन तो निकल सकता है, 0 हो या नेगेटिव वैल्यू हो, मीन मीडियन मोड हो, तो वो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मीन का था अरिथमेटिक मीन, हमने इजीली जो है अरिथमेटिक मीन जो है कैलकुलेट कर लिया। हमने ये सारे नंबर्स ले लिए, उनको एक्स कंसिडर कर लिया। मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइड बाय एन, एक्स हमारी तमाम नंबर्स थे, जैसे ये प्लस का 3 था, प्लस का 4 था, प्लस का 9 था, माइनस का 5 था, माइनस का 5 आएगा। 7 था, प्लस 7 हो गया, माइनस का 2 था तो माइनस का 2 आएगा। इनकी जो क्वांटिटी थी वो 6 थी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन तमाम को हमने प्लस माइनस किया तो हमारा पास आया आंसर 16। उसको 6 से हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर है 2.67। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन तो हमने कैलकुलेट कर लिया। और मैंने यहाँ लिख दिया कि हार्मोनिक मीन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, उन्होंने कहा था कि अगर पॉसिबल है तो आप रिलेशन बता दें। ठीक है ना, तो रिलेशन हमने यहाँ नहीं बताया क्योंकि हार्मोनिक मीन जब हमने कैलकुलेट ही नहीं करा तो हम रिलेशन किस चीज का बताएंगे। ठीक है, और अगर कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं तो आप रीजन बता दे। तो मैंने यहाँ पे रीजन बता दिया कि हार्मोनिक मीन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू नेगेटिव वैल्यू, कि हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना नामुमकिन है क्योंकि जो है वो नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, ना ज्योमेट्रिक मीन निकल सकते हैं ना हार्मोनिक मीन, चाहे हमारे पास 0 या नेगेटिव वैल्यू हो, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो है हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया, 3 कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें एक चीज और है, इसका ई पार्ट भी है। कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हमें जो है ना वो मतलब जो ग्रुप डेटा भी निकल आता है, जो अनग्रुप डेटा भी निकल आता है, हमें सिर्फ एक्स दिया जाता है और हमें फ्रीक्वेंसी दी जाती है। तो उससे हम ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इससे बिल्कुल एज इट इज वैसी ही कैलकुलेट की जाएगी जिससे ग्रुप डेटा में होती है। ठीक है, आप ग्रुप डेटा में जो ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और उससे ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन सॉल्व करते हैं, बिल्कुल एज इट इज ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन जो है वैसे ही कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 0 वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है लेकिन यहाँ पे 0 दे दिया गया है। तो यहाँ पे भी मैंने लिखा ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आर नॉट पॉसिबल ड्यू टू 0, क्योंकि हमें 0 दे दिया गया। 0 या नेगेटिव वैल्यू हो तो हम जो ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे 0 नहीं होता तो आप लोग कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, बिल्कुल ग्रुप डेटा की तरह। कभी आपके पास पेपर में अगर इस तरीके का सवाल आ गया कि एक्स और एफ दिया हुआ ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, तो आप लोग बिल्कुल ग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग जो है फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर देंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है।